जय हिंद दोस्तों, मैं बाल मुकुंद स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत आस्था में। आज मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर हिंदी प्रैक्टिस सेट का भाग 19। जी हाँ, भाग 19 में हम लोग देखेंगे आज भी हर बार की तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और अपने अभ्यास को जारी रखेंगे ताकि किसी भी परीक्षा को हम क्रैक कर सकें, परीक्षा के हर एक प्रश्न को हम हल कर सकें। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ जाना काम नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर हम प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक ऑप्शन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं ताकि आपका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो इस श्रृंखला में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने श्रृंखला के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? दुधारी बोली है यानी कहाँ की है? यहाँ दोस्तों हमको पता है कि हिंदी की जो है 5 उपभाषाएँ होती हैं। 5 भाषाओं में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएँ हैं और 5 भाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं कई कई। तो यहाँ बोलियों से ही क्वेश्चन है। आप जानते होंगे, इसके पहले हमने आपको बताया है कि राजस्थानी के अंतर्गत हिंदी की जो है 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी या फिर ढूढ़ाड़ी और मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 5 बोलियां आती हैं, कौरवी या खड़ी बोली आती है, बांगरू या हरियाणवी आती है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोलियां आती हैं जो कि हरियाणा अथवा उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी की बात करें जिसमें जो है 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी में जो है भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 बोलियां आती हैं। और पहाड़ी में जो है कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली, ये 3 बोलियां आती हैं। तो सभी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन को कठिन बना दिया गया है। दुधारी बोली पूछा गया है, लेकिन राजस्थान के किस भाग से? पश्चिमी राजस्थान के से, पूर्वी से या फिर दक्षिणी से अथवा उत्तरी से, ये कठिन बना दिया गया है। तो आप जान लें, दुधारी जो बोली है, जो दुधारी बोली है, पहली बात तो इसी को जयपुरी भी कहा जाता है। दुधारी को जयपुरी बोली के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और दूसरी बात, अगर बात करते हैं कि राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है, तो यह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों। जी हाँ, आपका ऑप्शन ए सही होगा, पूर्वी राजस्थान में। तो हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं, 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं 19 बोलियाँ। सबको आपको इसके पिछले सेट में बताया गया है। तो 19 सेट हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में जा करके 19 सेट को बारी बारी करके आप देख लीजिए ज़रूर, तो उससे आपका काफ़ी हिंदी तैयार हो जाएगा। और हिंदी की ये प्रश्न जो है परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आ चुके हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए में ध्यान देंगे तो ऑप्शन ए में ये का है हलंत वाला, खचित सा है बिना हलंत वाला, का है हलंत वाला, छा है बिना हलंत वाला, का है हलंत वाला, चा है, और यहाँ का है हलंत वाला और बड़ा सा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। आधा का और पूरा खस्टिस्सा मिलकर बनते हैं आपके छा, याद रखिएगा। इसमें पहले वाले अक्षर के नीचे हलंत रहता है। कई बार ऑप्शन में एक ऑप्शन दे देता है कि का के नीचे हलंत नहीं रहता है, वो का और खस्टिस्सा दे देता है, तो इससे आप सावधान रहिएगा। छा का जो क्रम है उसमें का के नीचे हलंत रहेगा ये, और फिर खस्टिस्सा के नीचे हलंत नहीं रहेगा। उन्हीं दोनों के मेल से बनता है दोस्तों कक्षा वाला छा। जी हाँ, कक्षा वाला छा। और अगर बात करिए किसके बाद आता है, वर्णमाला में किस अक्षर के बाद छा का क्रम आता है, तो छा का क्रम जो आता है वो का के बाद आता है। का के बाद ही कक्षा वाले छा का क्रम आता है, याद रखिएगा। चलिए, तो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। 13 अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे पूछी गई है। पर्यायवाची हर जो कोई भी परीक्षा हो दोस्तों, पर्यायवाची से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर फ्री शिक्षा है आपके लिए। परीक्षाएं देखिए तमाम वैकेंसी आ रही हैं और अब यूट्यूब वाले दुकान खोल कर बैठ जाएंगे, आपसे पेड कोर्स के पैसे की मांग करेंगे दोस्तों। लेकिन हमारी शिक्षा बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी एक भी पैसा आपको लगना नहीं है दोस्तों। एक ही काम आपको करना है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करिएगा दोस्तों। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आप कर सकें इसको शेयर करिएगा दोस्तों, तो बहुत बड़ी सहायता करेंगे आप हमारी।
आपको इतना एक काम करना है, बाकी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा आसान क्वेश्चन, लेकिन आसान है नहीं, इसमें बहुत दम है और अभी इसको निचोड़ कर रख दिया जा रहा है दोस्तों। देखिए पूछा गया है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, कौन सा शब्द ब्रह्मा देवता हैं उनका पर्यायवाची नहीं है। तो कमलासन क्या है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइए कमलासन किसका पर्यायवाची है। चलिए फिलहाल अभी हम इस पर चर्चा कर देते हैं। कमलासन में अगर जो है ना पर बड़क मात्रा लगा दो दोस्तों, कमलासन को कमलासना कर दो तो पर्यायवाची इसका बदल जाता है दोस्तों, अर्थ है बदल जाता है। कमलासन माने जहाँ ब्रह्मा होता है, वहीं दोस्तों कमलासना माने जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, कमलासना माने लक्ष्मी होता है। ध्यान रखिएगा एक मात्रा का अंतर है दोस्तों, इसीलिए हम चुनकर आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीख मिल सके। कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची है, लेकिन कमलासना किसका है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। चतुरानन आनंद, चतुरानन किसका पर्यायवाची है, तो ये भी आपका ब्रह्मा का ही पर्यायवाची है। और चतुर माने चार और आनंद जुड़ा है, आनंद किसका पर्यायवाची है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आनंद किसका पर्यायवाची है, कमेंट जरूर करना दोस्तों। चलिए तो चतुरानन भी, क्योंकि चतुरानन जो है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। चतुर्मुख भी जो है किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। और बात करते हैं अगर चतुर्भुज की, जी हाँ चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज जो है चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात ये जो है विष्णु जी का पर्यायवाची है। और यही हमारा उत्तर होगा, ये जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये विष्णु का पर्यायवाची है चतुर्भुज। अच्छा हाँ, इसमें और कुछ बातें ध्यान देते हैं। तो यहाँ जो है चतुर्भुज जो है विष्णु का पर्यायवाची है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कमल भव किसका पर्यायवाची है, कमल भव, एक मिनट हम लिख दे रहे हैं, आप जरूर कमेंट करिएगा कमल भव। क्यों आपसे हम पूछ रहे हैं, हम इसको बता सकते थे तत्काल दोस्तों, लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप सर्च करोगे और इसी बहाने कुछ और शब्दों को देख लोगे तो कुछ और पर्यायवाची का ज्ञान आपका बढ़ जाएगा। पर्यायवाची की कोई निश्चित संख्या नहीं दोस्तों, पर्यायवाची जो है असंख्य हैं, बहुत ढेर सारे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो इसके बहाने आप 10 पर्यायवाची शब्दों को देखोगे तो आपकी याददाश्त में वो बन जाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। फिलहाल अगर बात करें इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है, चतुर्भुज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मज़ा आया हो दोस्तों तभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तुरंत का तुरंत लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, शुद्ध वर्तनी चुनना है। क्या हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकश्यप है, कौन सा सही है, वर्तनी पूछा गया है दोस्तों। और एक फेमस शब्द है, हिरण्यकश्यप जी एक थे देवता, तो इसमें उनका शुद्ध रूप पूछा गया है, कौन सा सही होगा। तो फिलहाल ज़्यादा समय ना जाया करते हम आपको बता दें कि इसका जो आपको नहीं लगता है वही सही शुद्ध रूप है, हिरण्यकशिपु है इसका शुद्ध रूप। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए समय क्यों गंवाना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने संधि हिंदी में पूरी की पूरी पढ़ी है तब भी आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे दोस्तों, तुरंत गलत करोगे दोस्तों। पूछा गया है अक्षौहिणी, यहाँ अव का मात्रा देखिए, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होगा तो अव बनता है वृद्धि संधि में। आ के बाद जब, अभी दोस्तों देखिएगा बाद में इसको क्या होता है, आ के बाद जब ओ या अव हो तो दोनों मिलकर अव बनता है। तो यहाँ आप चुनोगे अच्छधन ओहड़ी को, क्योंकि इसी में आ के बाद ओ है, जबकि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन बी, अच्छधन ऊहिनी। इस पे आप दिमाग लगाओगे तो आ के बाद ऊ है तो ओ बनना चाहिए, अच्छौहिणी नहीं बनना चाहिए, अच्छौहिणी बनना चाहिए। ना को तो अड़ा हो जाता है, ना का अड़ा हो जाता है। ऋत्व विधान के अंतर्गत, ऋत्व विधान पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। फिलहाल ऋत्व विधान के अंतर्गत ना का अड़ा हो जाता है तो अड़ा तो हो ही जाएगा, लेकिन अव है तो वृद्धि संधि नहीं होगी। यहाँ पर अच्छौहिणी एक विशेष शब्द है, विशिष्ट शब्द है, इसीलिए हमने आपको लिया था। इसके लिए एक सूत्र है दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि संस्कृत से रिलेट करता है, अछादु हिन्याम उपसंख्यानम। जी हाँ, अछादु हिन्या, एक मिनट दोस्तों, अछादु हिन्या मुप संख्यानम, मुप संख्यानम। यहाँ कहा गया है कि अच्छ शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आए, ये अछादु माने अच्छ, हिन्या माने ऊहिनी, दा में ऊ है, ऊहिन्या माने ऊहिनी। जब भी अक्ष के बाद ऊहिनी शब्द आता है तो फिर यहाँ
आ के बाद ऊ होने से ओ नहीं बनता है, बल्कि वृद्धि संज्ञक वर्ण अव बनता है। जी हाँ, अव बनता है। होना चाहिए तो इसमें वृद्धि संधि, लेकिन हो गया है आपका गुण संधि। क्यों? क्योंकि अछादु हिन्या जो है ये बता देता है कि आपका यहाँ पर ओ नहीं होगा बल्कि अव होगा। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है। पूछा गया है गुरुदेव शब्द में समास है, यानी गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ देखो दोस्तों, इसका जब आप विग्रह करोगे तो देवता रूपी गुरु, देवता रूपी या देवता के समान गुरु। यहाँ आप देख रहे हैं देवता और गुरु में तुलना की गई है। गुरु कैसे हैं? देवता के समान है, उपमा अलंकार है। तो देवता के समान गुरु हैं, जब ऐसी तुलना की जाए, जब उपमा की जाए, तो वहाँ आपका एक ही अलंकार होता है दोस्तों, कर्मधारय समास। या फिर विशेषता बताई जाए, विशेष विशेषण हो, तो वहाँ भी आपका होता है कर्मधारय समास। तो यहाँ तुलना होने के नाते कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर हमको उत्तर दीजिएगा। कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है? चलिए, अव्ययीभाव का पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, अव्यय का भाव होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कारक का निशान पाया जाता है। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का विलोम पूछा गया है, ठीक ना। तो गरिमा का तो लघिमा होता है, आप जानते ही होंगे। तो गौरव का क्या हो जाएगा? इसी प्रकार दोस्तों गौरव का लाघव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गौरव का विलोम क्या होगा दोस्तों? लाघव होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत का उपसर्ग आप चुनेंगे, जिसमें संस्कृत का उपसर्ग ना हो वही ऑप्शन आप सही करेंगे, क्योंकि नहीं पूछा गया है यहाँ पर। तो अनुजीवी में दोस्तों क्या लगा है? उपसर्ग अनु, जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। आप शब्द में उपसर्ग लगा आप, जो कि संस्कृत का शब्द है। आमरण में उपसर्ग लगा है आंग, जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। संस्कृत का उपसर्ग में हिंदी में बड़ा आ को बड़ा आ उपसर्ग कहते हैं, लेकिन संस्कृत में बड़ा आ उपसर्ग को आंग नाम से कहते हैं दोस्तों, जान जाइएगा। आंग कहते हैं बड़ा आ को। तो आ उपसर्ग है, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। लेकिन लाचार शब्द में चार में ला उपसर्ग है, जो कि उर्दू का उपसर्ग है, इसलिए ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। और ऑप्शन सी ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आमरण में अगर पूछा जाए कौन सा समास है दोस्तों, तो अव्ययीभाव समास है। जिसमें भी उपसर्ग लगा हो वो शब्द अव्ययीभाव समास वाला शब्द होता है। इसका समास विग्रह होगा मरने तक, ठीक ना। और आप शब्द में भी देखा जाए तो आपका अव्ययीभाव समास होगा, जी में सब में अव्ययीभाव समास होगा जिसमें उपसर्ग लगा हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अपने श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम छाट के क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो डेली अपने आप नोटिफिकेशन में मिलते रहें दोस्तों। हमारा हर एक क्वेश्चन जो भी रहता है उसको हम निचोड़ के रख देते हैं, उसका हर एक प्रकार से अर्थ आपको समझाते हैं दोस्तों। चलिए, अवांछित संवाद, यानी संवाद मतलब बातचीत, अवांछित माने जो ना चाही जाए, बिना चाही बातचीत के लिए अर्थ के लिए उपयुक्त कौन सा मुहावरा है? उल्टा क्वेश्चन बना दिया, मुहावरे का अर्थ नहीं पूछा है, मुहावरे के अर्थ के लिए मुहावरा पूछ लिया है। अवांछित माने बिना चाहे, जो ना चाहिए, ऐसा संवाद, ऐसा बातचीत के लिए क्या मुहावरा होगा? क्या सिर खपाना होगा, सिर खाना होगा, सिर नीचा होना, सिर पड़ना होगा? तो ये दोनों तो अपने आप गलत होते हैं, ये दोनों में आपको चुनना है। सिर खपाना क्या होगा? अवांछित संवाद नहीं। सिर खाना हो सकता है, क्योंकि जब बिना चाही बातचीत कोई करता है तो सिरे खाता है आपका, तो आप कहते हैं हमारा सिर खा जा रहा है, तो सिर खाना होगा। सिर खपाना क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर खपाने में जो है बातचीत, अनावश्यक बातचीत करने वाला स्वयं होता है, तो उसके लिए मुहावरा होगा सिर खपाना। यहाँ अवांछित संवाद मतलब आप जो ना चाहें ऐसी बातचीत आपके अगल बगल होती हो, तो आप अपना सिर नहीं खपाएंगे, बल्कि आपका सिर जो है वो खाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तत्सम का तद्धो या फिर तद्धो का तत्सम जरूर आपसे पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया गृद्ध का
गिद्ध शब्द का तद्भव स्वरूप क्या होगा? गिद्ध शब्द का तो थोड़ा सा आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गीधना, गीधी या गिद्ध तो गिद्ध है, डायरेक्ट वही दिया है। ये तीनों नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, गीध। जी हाँ, गीध तद्भव शब्द है तो गिद्ध जो है तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं का तत्सम क्या होता है तो गोधूम होता है, जरूर याद रखिएगा। अदरक का तत्सम आर्द्रक होता है, जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें है पीछे पीछे चलने वाला। जी हाँ, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? एक शब्द चुनना है, जरा आप सोचिए। क्या अनुचर है, क्या अनुगामी है, अनुवर्ती है या अनुगमनीय है? कौन सा आप सही करेंगे दोस्तों? तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, अनुगामी। अनु माने पीछे, गामी माने जाने वाला या चलने वाला। अपने आप स्पष्ट हो जाता है अर्थ। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द होता है अनुगामी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी अनुगामी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, एक काव्य दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें रस का चयन करेंगे कौन सा रस है। दिया गया है, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रचिर लखी, परत बगारे जित जित छिटके हाय, सेत कहो कहूँ रतनारे। इसमें क्या है, मज्जा और मांस ये सब जो है आप जानते हैं कि इनको देख कर आपको घिन आती है। जी हाँ, जहाँ मांस हो, मज्जा हो, सड़ी हुई चीज़ें हों, वहाँ देखकर आपको घिन आती है। और जहाँ घिन आए वहाँ आपका ना तो अद्भुत रस होता है, ना हास्य रस होता है, ना भयानक रस। वहाँ एक रस होता है दोस्तों, बीभत्स रस। जहाँ भी ऐसी चीज़ का वर्णन हो जिसको देखकर घिन आए, विभत्स का स्थायी भाव होता है। क्या होता है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो विभत्स रस वहीं होता है जहाँ ऐसी वस्तु का वर्णन हो जिसे देखकर हमको घिन आए, हमें वहाँ से उससे द्रोह हो जाए, ठीक ना। तो विभत्स रस आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी छंद किससे, यहाँ गलत लिखा गया है, किसमें विभक्त रहता है। ये आपसे पूछा गया है, क्या चरणों में, यति में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते होंगे कोई भी छंद लिखा हो दोस्तों, एक लाइन ऐसे होगी यहीं पर कामा लग जाएगा, फिर एक लाइन होगी यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा, फिर एक लाइन होगी यहीं कामा लगेगा, और फिर एक लाइन होगी यहाँ डबल पूर्ण विराम लग जाएगा। ये छंद का प्रारूप है। तो आप पहली बात नोट कर लीजिए, छंद जो है 4 भागों में बटा होता है। 1 2 3 4, 4 भागों में छंद बटा होता है। 1 2 और 4 को सम कहते हैं। इन दोनों चरणों को दोस्तों सम चरण कहते हैं और इन दोनों को भी सम चरण कहते हैं। तो चरणों में बटा होता है छंद, किस में दोस्तों, चरणों में। और यहाँ देखें यति क्या है, यति जो होता है, यति का दूसरे अर्थ में हम लोग विराम जानते हैं। चाहे कामा हो, ये भी विराम है, ये भी विराम है। विराम चिन्ह आपको पढ़ाएंगे, कई प्रकार के होते हैं। तो कामा भी विराम है, भी विराम है, और चरण यानी चरणों में भी बटा होता है छंद, और यति में भी यानी विराम में भी बटा होता है आपका छंद। तो ए भी सही है, बी भी सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप सही करेंगे क्योंकि छंद आप देख रहे हैं चरणों में भी विभक्त है और ये विराम में भी विभक्त है। यहाँ कामा या कामा विराम है, ये भी आपका पूर्ण विराम है, डबल पूर्ण विराम है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन अलंकार को लेकर है। देखिए अलंकार से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। ये साधारण क्वेश्चन नहीं है, इसको आप ये समझ के चलिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है। अपनहुति एक अर्था अलंकार है। सबसे पहले आप नोट करेंगे अपनहुति कैसा अलंकार है, अर्था अलंकार है। अब इसके लिए ऑप्शन दिया गया, इसका मुख चंद्रमा में समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, यह चंद्र नहीं मुख है। इसमें से कौन सा आप सही करेंगे दोस्तों? हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन आप जरूर सही करिए दोस्तों। चलिए तो फिलहाल इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा, यह चंद्र नहीं मुख है। अब हम लोग को थोड़ा सा जानते हैं कि अपनहुति अलंकार क्या होता है। अपनहुति अलंकार वहाँ होता है, इसका अर्थ छिपाव होता है दोस्तों। अपनहुति का अर्थ ही होता है छिपाव। क्या होता है दोस्तों? जो
तो छिपाव होता है। अच्छा, होता क्या है, जब किसी सत्य बात को छिपाकर, जब किसी सही बात को छिपाकर कोई झूठी बात कही जाए तो वहीं पर आपका होता है अपनहुति अलंकार। यहाँ जो है चंद्रमा, यह चंद्र नहीं मुख है, ठीक ना। तो यहाँ जो वास्तविक बात उसको छिपाया गया है और उसको डायरेक्ट कह दिया गया है, चंद्र के समान मुख नहीं है बल्कि कह दिया गया चंद्र नहीं मुख है। एक बात छिपा के दूसरी बात बता दी गई है। इसका जो सुप्रसिद्ध उदाहरण है वो है, सुनहु नाथ रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। ये रामचरितमानस से एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। किसका? तो अपनहुति अलंकार का। सुनहु नाथ रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। तो बंधु और काला में जो है, बंधु और काल में यहाँ उपमा नहीं की गई बल्कि डायरेक्ट एक को छिपा कर एक को बता दिया गया है, ये बंधु नहीं है, भाई नहीं है, बल्कि यह मेरा काल है। तो यहाँ पर जो है एक अच्छा सा जो है अपनहुति अलंकार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है। जी हाँ, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। विशेष विशेषण समझिए। जो शब्द विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं विशेषण। और ये शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर श्रेष्ठ है, कौन है? उपासक है। उपासक की विशेषता क्या है? श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ शब्द आपका विशेषण हो गया। और ये श्रेष्ठ शब्द विशेषण होकर किसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों? उपासक की, पुजारी की। तो उपासक शब्द क्या हो गया? विशेष। यहाँ विशेष से पूछा गया, विशेषण नहीं। तो उपासक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा जो है विशेष से। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका समय नहीं जाया किया जाता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे चर्चा होती है, डायरेक्ट जो है चर्चा होती है आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बाकी फालतू कोई बात नहीं। चलिए ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है, काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? जी हाँ, इसको नगरी प्रचारी सभा कह के भी कहा जाता है, काशी नगरी प्रचारी सभा भी कह के कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1893। डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेट है 1893। और बात करते हैं तो यह जो है इसकी स्थापना 3 लोगों ने मिलकर किया था। कौन कौन थे? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इन तीनों लोगों ने, कौन कौन दोस्तों? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इन तीनों लोगों ने जो है मिल करके नगरी प्रचारी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में किया था दोस्तों, संयुक्त रूप से। ठीक है, और बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वाराणसी में है दोस्तों। याद रखिएगा, वाराणसी में है दोस्तों। किसका मुख्यालय? काशी नगरी प्रचारिणी सभा का मुख्यालय वाराणसी में है। इसकी स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई और इसकी स्थापना 3 लोगों ने संयुक्त रूप से किया। कौन कौन? तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक ना। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन है आपका, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? बहुत से आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपको अभी कुछ टिपिकल चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी दोस्तों। अतीत के चलचित्र की रचयिता जो है वो हैं महादेवी वर्मा दोस्तों। कौन है? महादेवी वर्मा। इनको जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? महादेवी वर्मा को। बात करते हैं तो एक आपका काल है छायावाद। छायावाद, ये जो जयशंकर प्रसाद हैं छायावाद के प्रवर्तक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के प्रमुख कवि हैं और पंत भी छायावाद के प्रमुख कवि हैं और महादेवी वर्मा भी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन चारों को कवि चातुष्टय के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो कभी नहीं आप भूलेंगे। इन चारों को कवि चातुष्टय के नाम से जाना जाता है। 4 कवि ऐसे हैं जिनको छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है, आधार स्तंभ, पिलर माना जाता है। ये सभी चारों लोग छायावाद के आधार स्तंभ हैं। प्रवर्तक की बात हो जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों, और स्तंभ की बात हो, कवि चातुष्टय की बात हो, तो ये चारों लोग शामिल होंगे इसमें दोस्तों। और महादेवी वर्मा की रचना यहाँ पूछा गया है अतीत के चलचित्र। जयशंकर प्रसाद की कामायनी मत भूलिएगा, निराला की राम की शक्ति पूजा मत भूलिएगा दोस्तों, इनका जो है सरोज स्मृति मत भूलिएगा दोस्तों, और
इस प्रकार जो है आप अगर महादेवी वर्मा के और रचनाओं के बारे में सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। इनकी रचनाएं हैं नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य, दीपशिखा, सप्तप्राणा, अग्निरेखा और प्रथम आयाम। तो सभी तो आपको याद होंगे, लेकिन अग्निरेखा और प्रथम आयाम शायद आपको नहीं याद होगा, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। महादेवी वर्मा की बहुत ही फेमस रचना है। सुमित्रानंद पंत की बात करते हैं तो आपको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, कभी मत भूलिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए शेष बातें अगले वीडियो में होंगी दोस्तों। वीडियो में अच्छा लगा हो तो अभी तुरंत लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उन सवालों का जवाब आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ एक काम हम आपसे फिर दोबारा कहना चाहेंगे दोस्तों, बहुत ही आशा है हमको आपसे दोस्तों, आप ही हमारे चैनल को बड़ा कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक ही काम करना है, वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए दोस्तों। जितने भी व्हाट्सएप में आपके से जुड़े हुए लोग हैं सबके पास इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए दोस्तों। तो इस प्रकार जो है आप हमारी मदद कर सकते हैं। बस मैं बाल मुकुंद इस वीडियो से अब विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे फिर पुनः एक नई वीडियो में। और करंट अफेयर की श्रृंखला को देखना मत भूलिएगा। डेली आपको करंट अफेयर की श्रृंखला मिल रही है, जिसमें चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने हम दे रहे हैं, उनका विस्तार पूर्वक व्याख्या भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और आगामी विभिन्न प्रकार की सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी, जीएस, करंट अफेयर, पर्यावरण इत्यादि विषयों की तैयारी करते रहिएगा। चलिए मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से, मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।